रानो, उसका पति टुन्नू और नन्ही गुड़िया घोंसले में डरे हुए बैठे थे। हवा इतनी तेज थी कि उनका पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। अचानक बिजली कड़की, तरक। जिस डाल पर उनका घोंसला था वो टूटने लगी। रानो, जल्दी करो, गुड़िया को लेकर उड़ जाओ। ये डाल हमारे ऊपर गिरने वाली है। नहीं, हम साथ चलेंगे। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिद मत करो रानो, गुड़िया की जान बचाओ। तभी एक भारी डाल टूटकर नीचे आई। टुन्नू चुरा ने पूरी ताकत लगाकर रानो और गुड़िया को घोंसले से बाहर धक्का दे दिया। धड़ाम! रानो और गुड़िया हवा में उड़ गए, लेकिन वो भारी डाल सीधे टुन्नू के ऊपर गिरी और घोंसला जमीन पर चकनाचूर हो गया। रानो पागलों की तरह मलबे के पास पहुंची। टुन्नू लकड़ियों के नीचे दबा हुआ था। उसकी सांसें उखड़ रही थी। उठिए, देखिए हम बच गए। आप ऐसे नहीं जा सकते। गुड़िया को देखिए। रानो, मेरी गुड़िया को एक सुरक्षित घर देना। उसे कभी बेघर मत होने देना। टुन्नू की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। पापा उठो ना, मुझे डर लग रहा है। रानो ने आसमान की तरफ देखकर एक जोरदार चीख मारी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। अब उसके पास न पति था न घर, बस एक वादा था। पति का अंतिम संस्कार करने के बाद रानो और गुड़िया एक सूखी डाल पर बैठे थे। दोनों की आंखें रो रो कर सूज गई थी। गुड़िया का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था। माँ, पापा चले गए। अब हमें खाना कौन ला कर देगा? मुझे बहुत भूख लगी है। तेरे पापा हमें ऊपर से देख रहे हैं गुड़िया। मैंने उनसे वादा किया है, मैं तुझे भूखा नहीं मरने दूंगी। मैंने सुना है घने जंगल में एक जादुई सदाबहार वन है। हम वहाँ जाएंगे और एक नया जीवन शुरू करेंगे। उड़ते उड़ते रानो एक बहुत ही सुंदर जगह पहुँची। वहाँ बीच में एक विशाल और चमकता हुआ पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के तने में एक बहुत बड़ा और सुंदर कोटर बना हुआ था। वाह, इतना विशाल पेड़! और देखो गुड़िया, उसमें तो बना बनाया घर भी है। माँ, चलो अंदर चलकर देखते हैं। जैसे ही रानो ने अंदर कदम रखा, पेड़ हिलने लगा और एक गूंजती हुई आवाज आई। रुको, मैं वरदानी पेड़ हूँ। मैं बेघर पक्षियों को पनाह देता हूँ और उनकी जरूरत पूरी करता हूँ। लेकिन याद रखना, सिर्फ जरूरत मांगना, लालच नहीं। जिस दिन लालच आया, मैं सूख जाऊंगा। हमें सिर्फ छत और 2 दाने चाहिए पेड़ देवता। हम लालच नहीं करेंगे। पेड़ ने उन्हें रहने दिया। अंदर बहुत गर्माहट थी। गुड़िया को भूख लगी थी। पेड़ महाराज, मेरी बेटी भूखी है, क्या हमें थोड़ा भोजन मिल सकता है? टिंग! अचानक हवा में से 2 ताजे रसीले फल और एक कटोरी पानी प्रकट हो गया। गुड़िया खुश होकर खाने लगी। माँ, ये तो जादू है। जो मांगो वो मिल जाता है। तूफान थमने के बाद कालू कौवा रानो के टूटे हुए घर के मलबे में कुछ खाने की चीजें ढूंढने आया था। उसे लगा शायद कोई दाना मिल जाए। तभी उसने देखा कि रानो और गुड़िया के पैरों के निशान देखे। अरे, टुन्नू मर गया, घर टूट गया। फिर भी रानो मातम मनाने की बजाय सफर पर क्यों निकल रही है? जरूर इसको किसी खजाने का पता चला है। मुझे इसका पीछा करना होगा। कालू छिपते छिपाते उस सुनहरी जगह तक पहुंच गया। उसने झाड़ियों के बीच से देखा कि रानो उस चमकते पेड़ के अंदर जा रही है, और जब उसने अंदर हवा में खाना प्रकट होते देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ओहो, तो ये बात है। रानो को रोने धोने से नहीं, इस जादुई एटीएम से खाना मिल रहा है। इसे तो अलादीन का चिराग मिल गया। अब रानो राज नहीं करेगी। अब इस पेड़ का मालिक ये कालू सेठ बनेगा। मुझे बस मौका चाहिए। अगले दिन रानो पानी लेने नदी पर गई थी। गुड़िया अकेली थी। कालू खिड़की पर आया। अरे गुड़िया बेटी, तू सिर्फ फल खा रही है? तेरे पास मौका है। इस पेड़ से ढेर सारे खिलौने और मीठी टॉफियाँ मांगना। तेरी माँ तुझे मांगने नहीं देती, पर तू मांग सकती है। खिलौने? क्या सच में पेड़ मुझे खिलौने देगा? गुड़िया बहकावे में आ दी। पेड़ महाराज,
मुझे खिलौने चाहिए, मुझे ढेर सारे मीठे दाने चाहिए, मुझे मखमली बिस्तर चाहिए। हाँ, कमरा खिलौनों और फालतू सामानों से भरने लगा। गुड़िया खुश थी, लेकिन पेड़ की रोशनी कम होने लगी और वो हल्का भूरा पड़ने लगा। रानो वापस लौटी तो देखा कि पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं और तना सूख रहा है। पेड़ करा रहा था। मेरा दम घुट रहा है। लालच का बोझ मैं नहीं उठा सकता रानो। मैं जा रहा हूँ। ये क्या हो गया? मैंने तो मना किया था। अचानक पूरा घर जोर जोर से हिलने लगा। जो खिलौने गुड़िया ने मांगे थे वे धूल और सूखी पत्तियों में बदलने लगे। गुड़िया डर के मारे कोने में दुबक गई। माँ, बचाओ, सब कुछ मिट्टी बन रहा है। अरे, मेरा सोना भी मिट्टी बन गया, भागो। कालू भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पेड़ की एक सूखी डाल ने उसे जोर से झटका दिया। धड़ाम! कालू सीधा नीचे कीचड़ में जा गिरा। उफ, ये पेड़ नहीं मुसीबत है। मुझे नहीं चाहिए तेरा जादू। कालू वहां से भाग गया और रानो ने गुड़िया को गले लगाया और पेड़ से माफी मांगी। पेड़ महाराज, हमें माफ कर दो। मेरी बच्ची ना समझ है। हमें खिलौने नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी छांव चाहिए। ये सारा फालतू सामान वापस ले लो। रानो के सच्चे आंसुओं ने जादू कर दिया। धूल गायब हो गई, पेड़ वापस हरा भरा हो गया और सुनहरी रोशनी लौट आई। शाम को रानो और गुड़िया शांति से पेड़ की एक टहनी पर बैठे थे। उनके पास ढेर सारे खिलौने नहीं, बस एक मीठा फल था। माँ, आज समझ आया, ढेर सारे खिलौनों से ज्यादा जरूरी ये प्यारी सी छत और आपका साथ है। सही कहा गुड़िया। संतोष ही दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। रात का समय था। जादुई पेड़ की पत्तियों से एक मंद और सुनहरी रोशनी छनकर आ रही थी। गुड़िया अब खिलौनों के पीछे नहीं भाग रही थी, बल्कि वो रानो की गोद में सिर रखकर ऊपर टिमटिमाते सितारों को देख रही थी। तभी जादुई पेड़ के तने से एक छोटा सा सुंदर म्यूजिक बॉक्स जैसा कोटर खुला और उसमें से एक बहुत ही मधुर और शांत संगीत बजने लगा। ये कोई जादुई खिलौना नहीं था, बल्कि पेड़ की ओर से रानो की ईमानदारी के लिए एक उपहार था। देख गुड़िया, जब हमने कुछ नहीं मांगा तब पेड़ ने हमें अपनी सबसे अनमोल चीज़ दी, सुकून और संगीत। हाँ माँ, उस समय जब घर खिलौनों से भरा था मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पापा हमारे साथ यही हैं और हमें लोरी सुना रहे हैं। तभी खिड़की के पास से एक परछाई गुजरी। वो कालू कौवा था, जो कीचड़ में लथपथ, भूखा प्यासा और कड़कड़ाती ठंड में कांप रहा था। वो दूर से उस पेड़ की सुनहरी रोशनी और रानो की शांति को देख रहा था। उसके पास लालच के कारण अब ना तो खाना था और ना ही बैठने की कोई सूखी जगह। रानो, तुमने और गुड़िया ने आज अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पार कर ली है। याद रखना, ये घर तब तक चमकता रहेगा जब तक तुम्हारे मन में काफ़ी है का भाव रहेगा। जिस दिन और चाहिए का शोर बढ़ेगा, ये रोशनी बुझ जाए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच करने से जो पास है वो भी चला जाता है, लेकिन संतोष से जीवन खुशहाल बनता है। सुंदरवन के एक सूखे कोने में रानो चिड़िया ने अपनी जी जान लगाकर मूली का एक छोटा सा खेत तैयार किया था। वो अकेली माँ थी जिसके कंधों पर 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी थी। बस कुछ ही दिन और। हाँ मेरी प्यारी मूलियों, मैंने इस जमीन के एक एक इंच को अपनी चोंच से कुरेदा है। अगर ये फसल अच्छी हो गई तो मेरे बच्चों को इस कड़ाके की सर्दी में भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मुझे बस थोड़ा और धीरज रखना है। हे भगवान, मेरी मेहनत रख लेना, क्योंकि इस सूखी धरती पर बस यही एक उम्मीद है जिसे मैंने सींचा है। शाम को जब रानो खाली हाथ घोंसले में लौटी तो उसके बच्चे गुड़िया और कुकू भूख से बिलख रहे थे। माँ, बहुत जोर की भूख लगी है। आज भी हम भूखे सोएंगे?
नहीं मेरे बच्चे, रोते नहीं, बस थोड़ा धीरज रखो। नीचे खेत देखा है तुमने? वहाँ बड़ी बड़ी मूलियाँ उग रही हैं। हम सब पेट भरकर खाएंगे। तुम दोनों सो जाओ। दोपहर में गोरी कौवी अपने घोंसले से बाहर निकली। उड़ते हुए वो नदी के उस किनारे पर जा पहुंची जहाँ वहाँ एक बड़े पत्थर पर उसे अपनी सहेली हरियाली तोती बैठी मिल गई। अरे हरियाली बहन, आपने देखा उस रानो को? मुझे तो लगता है गर्मी ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। सही कह रही हैं आप गोरी बहन। मैंने सुबह देखा उसे, बेचारी चोंच से पत्थर तोड़ रही थी। कहती है उम्मीद बो रही हूँ। भला इस सूखी रेत में भी कोई उम्मीद उगती है? वही तो, हम सब यहाँ से पलायन करने की सोच रही हैं और वो महारानी किसान बन रही हैं। जब भूख से जान निकलेगी तब अकल आएगी उसे। छोड़िए बहन, जिसे खुद को बर्बाद करना हो उसे हम क्या समझाएं। चलिए हम अपनी जान बचाएं, वो तो अपनी जिद में ही मरेगी। जैसे ही रात गहरी हुई, जंगल के खूंखार चूहों ने रानो के सपनों पर हमला बोल दिया। वे खेत में घुस आए। अरे वाह, देखो भाई, क्या नरम जमीन है। यहाँ बिल बनाएंगे और सारी मूली की जड़ें कुतर डालेंगे। चलो शुरू हो जाओ। उस चिड़िया को सुबह सिर्फ मिट्टी मिलेगी। अगली सुबह जब रानो खेत पर पहुंची तो नज़ारा देखकर उसका दिल टूट गया। कई पौधे उखड़े पड़े थे। पड़ोसी कालू कौवा और गोरी कौवी ऊपर डाल पर बैठे तमाशा देख रहे थे। काव काव, मैंने कहा था ना रानो, ये खेती बाड़ी हम पक्षियों का काम नहीं है। देखो चूहों ने क्या हाल किया है। हाँ रानो, छोड़ दो ये जिद। तुम इन चूहों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बच्चों को लेकर कहीं और चली जाओ, यहाँ तो अब भूखमरी है। रानो अकेली खेत के किनारे बैठी रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे जंगल के सबसे बुजुर्ग और समझदार पक्षी उल्लू बाबा की याद आई। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। रोने से मेरे बच्चों का पेट नहीं भरेगा। मुझे उल्लू बाबा के पास जाना होगा। रानो उड़कर जंगल के घने हिस्से में पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंची। वहां अंधेरे में उल्लू बाबा बैठे थे। बाबा, मेरी मदद कीजिए। मैंने बहुत मेहनत से मूली उगाई थी, लेकिन चूहे उसे बर्बाद कर रहे हैं। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं क्या करूं? बेटी रानो, चूहों की ताकत उनकी संख्या है और तुम्हारी चोंच छोटी है। तुम उनसे लड़ नहीं सकती। लोहे को लोहा काटता है और जहर को जहर। रानो ने हैरानी से बाबा की ओर देखा। मैं समझी नहीं बाबा, मुझे क्या करना होगा? पहाड़ी के पीछे एक काला नाग रहता है। वह कई दिनों से भूखा है और गर्मी से परेशान है। उसे ठंडक और खाना दोनों चाहिए। तुम्हारा मूली का खेत उसे ठंडक देगा और चूहे उसका खाना बनेंगे। नाग? बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? एक काला नाग? वो तो चूहों से भी ज्यादा खतरनाक है। वो तो मेरे पूरे परिवार के लिए जानलेवा होगा। वो मुझे और मेरे नन्हे बच्चों को खा जाएगा। क्या कोई और रास्ता नहीं है बाबा? मैं अपने बच्चों को एक और खतरे में कैसे डाल सकती हूँ? नहीं बेटी, नाग को बड़े शिकार की जरूरत है। अगर तुम उसे नहीं छेड़ोगी तो वो तुम्हारा रक्षक बनेगा। कुदरत का यही नियम है। जाओ, उसे आने दो, डरो मत। रानो डरते डरते वापस खेत पर आई। उसने देखा कि उल्लू बाबा की बात सच थी। पहाड़ी की तरफ से एक विशाल काला नाग धीरे धीरे खेत की ओर सरक रहा था। जंगल के बाकी पक्षी शोर मचाने लगे। भागो रानो, अपनी जान बचाओ, नाग आ रहा है। रानो का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे बाबा की बात याद थी। वो अपनी जगह से नहीं हिली। नाग खेत में दाखिल हुआ। रानो ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन नाग सीधा मूली के घने पत्तों के बीच चला गया, जहां उसे चूहों की गंध आ रही थी। भागो, सांप सांप! इससे पहले कि चूहा भाग पाता, नाग ने झपट्टा मारा और उसे दबोच लिया। रानो ने अपनी आंखें खोली और ये नजारा देखा। रानो उड़कर अपने बच्चों के पास पहुंची। बच्चे नाग को देखकर डर रहे थे। माँ, वो हमें काट लेगा। चलिए यहाँ से चलते हैं। नहीं मेरे बच्चों,
शांत रहो, वो हमारा दुश्मन नहीं है। वो उन चोरों को सजा देने आया है जिन्होंने हमारा खाना चुराया था। जब तक वो नीचे बैठा है, हमारा खेत सुरक्षित है। अगले कुछ दिनों तक नाग ने खेत में ही डेरा जमाए रखा। उसे मूली के पत्तों की ठंडी छांव और खाने के लिए चूहे मिल रहे थे। चूहों का नामो निशान मिट गया। जब सारे चूहे खत्म हो गए तो नाग चुपचाप वहाँ से चला गया। रानो ने राहत की सांस ली। वो उड़कर सीधा उसी पुराने बरगद के पेड़ पर उल्लू बाबा के पास पहुँची। शुक्रिया बाबा, आपने सही रास्ता दिखाया। और शुक्रिया नाग देवता, अनजाने में ही सही आपने मेरे बच्चों की जान बचा ली। शुक्रिया मेरा नहीं, अपनी हिम्मत का करो बेटी। मुसीबत में घबराना आसान है, लेकिन दिमाग से काम लेना मुश्किल। जाओ, तुम्हारे बच्चे भूख से इंतजार कर रहे हैं। अपनी मेहनत की कमाई खाओ। आज रानो के खेत में मूली की फसल तैयार खड़ी थी। रानो, गुड़िया और कुकू मिलकर मूली निकाल रहे थे। कालू कौवा और बाकी पक्षी भी ये चमत्कार देखने आए थे। रानो, तुम्हारी हिम्मत और समझदारी ने कमाल कर दिया। हम तो डरकर भागने वाले थे। मुसीबत आने पर सिर्फ डरना नहीं चाहिए कालू भैया। सही सलाह और सही सोच से बड़ी मुसीबत भी हल हो सकती है। उस शाम रानो और उसके बच्चों ने भरपेट खाना खाया। जंगल ने उस दिन सीखा कि कभी कभी जान बचाने के लिए कड़वे फैसले भी लेने पड़ते। ये लो रानो, ये तुम्हारा हक है। और कालू को मैंने चेतावनी दे दी है, वो अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। शुक्रिया सोना भाई, आज आपने साबित कर दिया कि दुनिया में अभी भी अच्छाई बची है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों की मेहनत और लाचारी का फ़ायदा उठाने वाले कभी सुखी नहीं रहते। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत सच्चाई और ईमानदारी की ही होती है। बरसात का मौसम आने वाला था। रानो चिड़िया बहुत मेहनत कर रही थी। वो नदी से गीली मिट्टी ला लाकर अपना घोंसला मजबूत कर रही थी। उसका घर देखने में भद्दा और मटमैला था, लेकिन मजबूत था। बच्चों, हमारा घर देखने में भले ही सुंदर ना हो, लेकिन ये हमें आंधी और पानी से ज़रूर बचाएगा। दूसरी तरफ कालू कौवा शहर के कचरे में कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे एक गोल्डन पेंट का डिब्बा मिला, जिसमें थोड़ा सा पेंट बचा हुआ था। अरे वाह, सुनहरा रंग। अब मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। मैं अपने पुराने लकड़ी के घर को इससे रंग दूंगा और वो सोने के महल जैसा लगेगा। फिर रानो क्या, पूरा जंगल मुझसे जलने लगेगा। कालू अभी खुश हो ही रहा था कि तभी वहाँ 2 शरारती बच्चे आ गए। उनके हाथों में पत्थर थे। उन्होंने कालू को देख लिया। ओए छोटू, देखो कौवा कचरा फैला रहा है, मार उसको पत्थर। अभी उड़ाता हूँ इसे। एक पत्थर कालू के ठीक पास आकर एक टीन के डिब्बे पर लगा। कालू पूरी तरह घबरा गया। बाप रे, ये तो मेरी चटनी बना देंगे। भागो यहाँ से। कालू जान बचाने के लिए उड़ा, लेकिन लालच इतना था कि उसने उड़ते उड़ते अपने पंजों में वो पेंट का डिब्बा फंसा लिया। मार लो पत्थर, लेकिन ये खजाना तो मैं लेकर ही जाऊंगा। बच्चे पीछे से और पत्थर फेंकते रहे, लेकिन कालू टेढ़ा मेढ़ा उड़कर पेंट का डिब्बा लेकर जंगल की तरफ भाग निकला। कालू पेंट का डिब्बा जंगल ले आया। उसने एक पुराने पंख को ब्रश बनाया और अपने लकड़ी के टूटे फूटे घोंसले पर सुनहरा रंग पोतना शुरू कर दिया। मेरा घर बनेगा सोना, सब देखेंगे कोना कोना। अब मैं जंगल का राजा कहलाऊंगा। धूप निकलते ही कालू का घर सोने की तरह चमचमाने लगा। जंगल के पक्षी उसे देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा कालू ने सचमुच सोने का घर बनाया है। अरे बाप रे, कालू भाई, आपकी किस्मत तो खुई गई। ये तो असली सोना लग रहा है। इतनी दौलत कहाँ से आई? हरिया भाई, ये सब दिमाग का खेल है। तुम लोग मिट्टी में खेलते रहो, मैं तो अब सोने के महल में रहूंगा। कालू के सोने के घर की खबर सुनकर नटखट मटकू बंदर वहां आया। बंदरों को चमकती चीजें पसंद होती हैं। मटकू ने घर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। वाह कालू भाई,
सुना है असली सोना नरम होता है। अगर मैं इसे अपने दांतों से काटूं तो इस पर निशान पड़ना चाहिए। जरा टेस्ट करके देखूं। ए मटकू, खबरदार जो मेरे महल को हाथ लगाया। ये शाही सोना है, तुम्हारे गंदे हाथों से काला पड़ जाएगा। दूर से देखो, छूना मना है। कालू को डर था कि अगर मटकू ने दांत करा दिया तो पेंट उखड़ जाएगा और नीचे की लकड़ी दिख जाएगी। मटकू शक करते हुए चला गया। रानो के बच्चे कालू के चमकते घर को देख रहे थे। वे थोड़े उदास थे। माँ, कालू काका का घर कितना सुंदर है। हमारा घर इतना काला और गंदा क्यों है? क्या हम गरीब हैं? बेटा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और घर की सुंदरता दीवारों से नहीं, सुकून से होती है। हमारा घर सच्चा है, वही काफी है। जंगल के बहुत ऊपर एक खूंखार बाज उड़ रहा था। उसकी नज़र जमीन पर पड़ी। उसे जंगल के बीच में कुछ बहुत तेज चमकता हुआ दिखाई दिया। वो क्या चमक रहा है? सोना? इतना सारा सोना? अगर मैं वो घर चुरा लूं तो मैं दुनिया का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। रात हो गई थी। जंगल में अंधेरा था, लेकिन कालू का घर पेंट की वजह से अभी भी हल्का चमक रहा था। वहाँ कुछ जुगनू आए। देखो भाइयों, आज तक जंगल में रात को सिर्फ हम चमकते थे, लेकिन इस कालू के घर के सामने हमारी रोशनी तो फीकी पड़ गई। अब तुम लोग अपनी छोटी लालटेन बुझा दो। अब जंगल में सिर्फ मेरा गोल्डन हाउस चमकेगा। मैं जंगल का नया सूरज हूँ। कालू ने कुदरती रोशनी जुगनू का मजाक उड़ाया, जो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। कालू अपने घर में मजे से सो रहा था। अचानक तेज हवा चली और एक बड़ा सा काला साया उसके घर पर पड़ा। बाज सीधा कालू के घर की छत पर आ बैठा। बाज राजा, आप यहाँ मेरी गरीब की कुटिया में? चुप कर, गरीब की कुटिया? तू सोने के महल में रहता है और झूठ बोलता है। निकल बाहर, अब ये सोने का घर मेरा है। कालू अपनी जान बचाने के लिए एक पत्ते के पीछे छिप गया। बाज ने सोने को पाने के लालच में अपनी नुकीली चोंच और पंजों से घोंसले को नोचना शुरू कर दिया। करक खट। नहीं, मेरा महल! रुक जाइए सरकार। जैसे ही बाज ने जोर से चोंच मारी, ऊपर का सुनहरा पेंच पपड़ी बनकर गिर गया और नीचे की काली सड़ी हुई लकड़ी दिखाई देने लगी। बाज हैरान रह गया। क्या? ये तो लकड़ी है। तूने पेंट लगाकर मुझे धोखा दिया। मुझे लगा ये खजाना है, पर ये तो कबार है। माफ कर दीजिए मालिक, ये तो बस दिखावा था। धोखा खाने के बाद बाज को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी एक जोरदार लात मारकर कालू का पूरा घर जमीन पर गिरा दिया। धोखेबाजों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। अब जमीन पर ही रह। बाज वहां से उड़ गया। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के पानी ने कालू के घर का बचा खुचा पेंट भी धो दिया। अब वहाँ सिर्फ टूटी लकड़ियाँ और काला रंग बह रहा था। कालू भीगता हुआ ठंड से ठिठुर रहा था। मेरे झूठे दिखावे ने मेरा असली घर भी छीन लिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? तभी वहाँ बिल्ली मौसी आई। उसने लकड़ियों को सूंघा। म्याऊ, मुझे लगा था यहाँ कोई अमीर पक्षी रहता है, शायद खाने को अच्छा मिले। लेकिन ये क्या? ये तो सस्ता केमिकल पेंट है। छी छी, इसकी बदबू से तो मेरी नाक जल रही है। अरे कालू, अगर घर बनाना ही था तो कम से कम पेंट तो महंगा वाला इस्तेमाल करता। तू तो महा कंजूस निकला। बिल्ली मौसी भी कालू पर थूक कर चली गई। कालू शर्म से पानी पानी हो गया। भीगा हुआ कालू रानो के घर के बाहर खड़ा था। रानो ने दरवाजा खोला और कालू की हालत देखी। उसने बिना कुछ पूछे उसे अंदर बुला लिया। आइए कालू भाई, मेरा घर सोने का तो नहीं है, लेकिन यहाँ आपको ठंड नहीं लगेगी। रानो बहन, आज समझ आया कि मिट्टी का सच्चा घर सोने के झूठे महल से लाख गुना बेहतर होता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दिखावा 4 दिन का होता है, लेकिन सच्चाई और सादगी जीवन भर साथ दे।
घने जंगल के एक सुनसान कोने में भुल्ला चील बेचैनी से इंतजार कर रहा था। तभी गुफा के अंधेरे से जादू करने लोमड़ी एक चमकती हुई छोटी पोटली लेकर बाहर आई। क्या मेरा काम हो गया? मुझे वो चीज चाहिए जिससे जंगल के सारे पक्षी एक ही जगह इकट्ठा हो जाएं। ये लो वो खास बीज। इसका फल इतना रसीला और जादुई है कि जो इसे एक बार चखेगा वो उड़ना भूल जाएगा। फिर वो पूरी तरह तुम्हारे बस में होगा। बहुत खूब। कल सुबह होते ही जंगल में एक नई दावत की तैयारी शुरू। सूखे जंगल के बीच अचानक एक हरा भरा पेड़ उगाया था जिस पर बड़े बड़े लाल सेब लटके थे। जंगल के सभी पक्षी इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। अरे, कल तक तो यहाँ सिर्फ सूखी झाड़ियाँ थीं। आज ये जादुई पेड़ कहाँ से आ गया? तुम बस देखते रहो हरिया। मुझे तो ये मेरी किस्मत का तोहफा लगता है। मैं तो चला खाने। कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू लालच में आकर जल्दी जल्दी बड़े बड़े सेब खाने लगे। उनका पेट फूलने लगा था। जग्गू, तुम रुक क्यों गए? और खाओ। ऐसा मीठा फल हमें दोबारा नहीं मिलेगा। पिताजी, मेरा पेट भर गया है, लेकिन ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। रानो अपने अंडों को पंखों से ढक कर बैठी थी। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे, लेकिन रानो का मन घबरा रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगी है और मैं तुम्हारी बेचैनी को महसूस कर सकती हूँ, लेकिन तुम थोड़ा सब्र करो, बस थोड़ी देर और। मुझे वो नया अचानक से उगाया पेड़ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। एक माँ के तौर पर मैं तुम्हारे लिए सुरक्षित और पौष्टिक दाना ही लाऊंगी, जिस पर मुझे पूरा भरोसा हो। हम कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। माँ, बहुत भूख लगी है। कालू काका तो वही फल खा रहे हैं, आप क्यों नहीं लाती? कालू और जग्गू का शरीर इतना भारी हो गया था कि वे जमीन पर ही गिर पड़े। तभी गोरी कवि उन्हें काफी देर से घर न लौटने के कारण ढूंढते हुए वहां आ पहुंची। कालू जी, मैं पूरे जंगल में आप दोनों को ढूंढ रही हूँ। आप यहाँ नीचे क्यों बैठे हैं? चलिए, अंधेरा होने वाला है। गोरी, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। मेरा और जग्गू का शरीर पत्थर जैसा भारी हो गया है। हमें माफ कर दो। बुल्ला चील अपनी गुफा से नीचे देख रहा था और उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। शाबाश, खाओ और मोटे हो जाओ। जब तुम उड़ नहीं पाओगे तब मैं तुम्हें आसानी से अपना शिकार बनाऊंगा। आज की दावत बहुत शानदार होगी। रानो चिड़िया जांच करने के लिए पेड़ के पास आई। उसने जैसे ही एक गिरे हुए सेब पर चोंच मारी, उसमें से लाल रंग का खून जैसा तरल बहने लगा। हे भगवान, ये तो फल नहीं, ये तो कुछ और है। इसमें से रस नहीं, खून निकल रहा है। मुझे तुरंत सबको सावधान करना होगा। ये कोई साजिश है। रानो झाड़ियों में छुपी डर से कांप रही थी। उसकी थरथराहट से पास के पत्ते पर रेंग रही रानी चींटी का ध्यान उस पर गया। तो ये पुल्ला का जाल था। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये सबको खा जाएगा। रानो बहन, तुम इतना कांप क्यों रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ छुपते हुए देखा। क्या मुसीबत है? रानो ने रानी चींटी को सब बताया। रानी चींटी ने उसे एक कड़वी जड़ी बूटी का पता बताया जो जादू को काट सकती थी। रानो, तुम कड़वी नीम की जड़ का रस उन्हें पिलाओ, उससे उनका वजन तुरंत कम हो जाएगा। आप सही कह रही हैं, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है। भुल्ला कभी भी हमला कर सकता है। रानो उड़कर नीम के पेड़ पर पहुंची, लेकिन सख्त जड़ें उससे टूट नहीं रही थी। तभी उसकी नज़र ऊपर डाली पर बैठे हरिया तोता पर पड़ी, जो नीम की निबोली खा रहा था। हरिया भैया, भगवान का शुक्र है आप यहाँ हैं। मेरी चोंच से ये जड़ नहीं निकल रही। कृपया मेरी मदद कीजिए, सबकी जान खतरे में है। रानो भाभी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? हटो, मेरी चोंच तेज है। मैं अभी ये जड़ काट कर देता हूँ। रानो चोंच में जड़ दबाकर तेजी से लौट रही थी। तभी भुल्ला चील ने उसे देख लिया और उसका रास्ता रोक लिया। अरे छोटी चिड़िया, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? और ये चोंच में क्या है? हे भगवान, अगर मैं रुकी तो सब खत्म। रानो ने जड़ को कसकर पकड़ा
और कांटेदार झाड़ियों के बीच में से गोता लगा दिया। रुक, तू इन कांटों में छुप सकती है, लेकिन कब तक? मैं अभी जाकर तेरे उन मोटे दोस्तों का नाश्ता करता हूँ। भुल्ला जमीन पर उतरा। कालू, जग्गू और गोरी डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए, क्योंकि वे भाग नहीं सकते थे। भुल्ला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। हा हा हा, तुम सब कितने स्वादिष्ट और मोटे लग रहे हो। बताओ, पहले किसे खाऊं, बेटे को या बाप को? दुष्ट, हमारे पास मत आना, कोई बचाओ, कोई है? गोरी, जग्गू को लेकर भाग जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। ऐन मौके पर रानो एक पेड़ से कूदी और सीधा कालू के मुंह में वो कड़वी जड़ ठूंस दी। कालू भैया, जल्दी से चबा जाओ। जग्गू, तुम भी खाओ अभी। ये तूने क्या किया मूर्ख चिड़िया? अब मैं तुझे भी इनके साथ खाऊंगा। भुल्ला गुस्से में झपटा, लेकिन भुल्ला का पंजा जैसे ही लगने वाला था, कड़वी दवा के असर से कालू और जग्गू का शरीर गुब्बारे की तरह हल्का हो गया और वे फुर्ती से उड़ गए। भुल्ला जमीन पर मुंह के बल गिरा। धत तेरे की, मेरे हाथ से शिकार निकल गया। मैं तुम सबको देख लूंगा। हम कमजोर नहीं है भुल्ला। अगली बार हमारे परिवार की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचना। सभी पक्षी रानो के घोंसले के पास जमा थे। कालू ने रानो के बच्चों के लिए सबसे अच्छा और ताज़ा दाना जमा किया था। रानो बहन, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत पंखों में नहीं, हिम्मत में होती है। हम सभी इस घने जंगल के रहने वाले हैं कालू भैया, और ये जंगल हमारा घर और परिवार है। इस कठिन समय में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे पर भरोसा रखना और एक दूसरे की मदद करना ही हमारी सबसे बड़ी और मजबूत सुरक्षा है। हमें हमेशा इसी तरह मिलकर रहना होगा, ताकि कोई भी बाहरी ताकत हमें नुकसान ना पहुंचा सके।